एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम किशन था और छोटे भाई का नाम रमेश। दोनों भाइयों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। किशन बहुत घमंडी और चालाक था। उसे हमेशा लगता था कि वह बहुत समझदार है और बाकी लोग उससे कम हैं। वहीं दूसरी तरफ रमेश बहुत भोला भाला और सीधा इंसान था। वह हर किसी पर जल्दी भरोसा कर लेता था और हमेशा दूसरों की मदद करने की सोचता था। दोनों की शादी हो चुकी थी। किशन की पत्नी का नाम कमला था और रमेश की पत्नी का नाम सीता था। दोनों भाइयों का एक एक छोटा बच्चा भी था। गांव में उनका एक छोटा सा घर था और थोड़ी सी जमीन थी जिससे वे खेती करते थे। एक दिन सुबह का समय था। रमेश खेत में काम करने जाने की तैयारी कर रहा था। सीता ने कहा, सुनो जी, आज बहुत ठंड है, थोड़ा जल्दी वापस आ जाना। अरे सीता, खेत का काम भी तो जरूरी है, जल्दी खत्म करके आ जाऊंगा। इतने में किशन वहां आया। अरे रमेश, तुम तो हमेशा खेत में ही लगे रहते हो, थोड़ा दिमाग भी लगाया करो। क्यों भैया, खेती करना क्या गलत है? यही तो तुम्हारी कमजोरी है रमेश। उधर कमला घर के बाहर खड़ी थी। उसने किशन से कहा, आप फिर से रमेश को चिढ़ा रहे हैं। अरे कमला, मैं तो इसे समझा रहा हूँ, ये बहुत भोला है, कोई भी इससे धोखा दे सकता है। लेकिन आप तो इसके बड़े भाई हैं, आपको इसकी मदद करनी चाहिए। किशन थोड़ा चुप हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोच रहा था कि कैसे रमेश की भोलेपन का फायदा उठाया जाए। दोपहर का समय था। दोनों भाई खेत में काम कर रहे थे। रमेश मेहनत से मिट्टी खोद रहा था। किशन एक पेड़ के नीचे बैठा आराम कर रहा था। किशन बोला, रमेश, तुम इतना मेहनत क्यों करते हो? भैया, मेहनत करेंगे तभी तो फसल अच्छी होगी। अगर मैं चाहूँ तो बिना मेहनत के भी पैसे कमा सकता हूँ। कैसे भैया? बस थोड़ा दिमाग चाहिए। भैया, अगर आपको कोई अच्छा तरीका पता है तो मुझे भी बता दीजिए। आज खेत का काम कैसा रहा? ठीक रहा, लेकिन भैया कह रहे थे कि बिना मेहनत के भी पैसे कमाए जा सकते हैं। देखो जी, आप किसी की बातों में जल्दी मत आना। अरे नहीं, भैया तो मेरे भले के लिए ही बोलते हैं। उधर किशन अपने कमरे में बैठा था। कमला ने पूछा, आप क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि रमेश की जमीन को कैसे अपने नाम करवा लूँ। क्या वो तो आपका छोटा भाई है। वो बहुत भोला है। अगर मैं चालाकी से काम लूँ तो सब कुछ मेरा हो सकता है। ये ठीक नहीं है। लेकिन किशन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। अगली सुबह किशन रमेश के पास गया। किशन बोला, रमेश, मेरे पास एक शानदार योजना है। कैसी योजना भैया? अगर हम दोनों अपनी जमीन मिलाकर खेती करें तो ज्यादा फायदा होगा। ये तो बहुत अच्छा विचार है भैया। किशन मन ही मन मुस्कुराया। उसे पता था कि उसकी चाल काम करने वाली है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी चालाकी ही एक दिन उसके लिए मुसीबत बन जाएगी। अगली सुबह गांव में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। खेतों के ऊपर हल्का धुआं सा दिखाई दे रहा था, क्योंकि कई किसान अपने खेतों में काम शुरू कर चुके थे। रमेश भी जल्दी उठ गया। सीता ने चूल्हे पर रोटी बनाते हुए कहा, सुनो जी, पहले थोड़ा नाश्ता कर लो, फिर खेत जाना। ठीक है सीता, आज भैया ने कहा था कि खेत के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। कौन सी बात? वही कि हमारी दोनों जमीन मिलाकर खेती करेंगे। सीता थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, देखो जी, मुझे आपके भैया पर शक तो नहीं है, लेकिन हर बात सोच समझ कर करना। तुम भी ना, भैया मेरे बुरे थोड़ी सोचेंगे। इतना कहकर रमेश नाश्ता करके खेत की तरफ चल पड़ा। उधर किशन पहले से ही खेत के पास खड़ा था। वह मन ही मन सोच रहा था, आज अगर रमेश मेरी बात मान गया तो आधा काम हो जाएगा। इतने में रमेश वहां पहुंच गया। नमस्ते भैया। आओ रमेश, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्या बात है भैया?
देखो रमेश, हमारी दोनों जमीन अलग अलग है। अगर हम दोनों मिलकर खेती करें तो फायदा ज्यादा होगा। हाँ भैया, आपने कल भी यही कहा था। लेकिन एक और बात है, कौन सी बात? हमें सारी जमीन मेरे नाम पर कर देनी चाहिए। रमेश चौंक गया। आपके नाम पर? हाँ, क्योंकि मैं बड़ा हूँ और बाजार का काम भी मुझे आता है। अगर जमीन मेरे नाम होगी तो व्यापार करना आसान होगा। रमेश थोड़ा सोचने लगा। अब सारी जमीन मेरी है। लेकिन भैया, ये तो हमारी पुश्तैनी जमीन है। अरे पगले, जमीन तो हमारी ही रहेगी, बस कागज पर मेरा नाम होगा। रमेश चुप हो गया। शाम को रमेश घर आया। क्या बात हुई? रमेश ने सारी बात बता दी। सीता थोड़ा परेशान हो गई। ये ठीक नहीं लग रहा। लेकिन भैया कह रहे थे कि इससे फायदा होगा। देखो जी, भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन आंख बंद करके भरोसा करना ठीक नहीं। मैं सोचूंगा। उधर किशन घर पर बैठा था। कमला ने पूछा, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। बस समझ लो कि जल्दी ही सब जमीन मेरी होने वाली है। क्या मतलब? मैंने रमेश को समझा दिया है कि जमीन मेरे नाम कर दे। ये बहुत गलत है। वो भोला है इसलिए मान रहा है। लेकिन किशन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन सुबह किशन फिर रमेश के पास आया। तो रमेश, तुमने सोचा? भैया, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। डर किस बात का? अगर कुछ गलत हो गया तो? तुम भी ना, मैं तुम्हारा भाई हूं। ठीक है भैया, अगर आपको सही लगता है तो कर लेते हैं। किशन के चेहरे पर चालाक मुस्कान आ गई। दोनों भाई गांव के पटवारी के पास गए। पटवारी ने पूछा, क्या काम है? हम अपनी जमीन के कागज बनवाने आए हैं। पटवारी ने कागज देखे। क्या दोनों भाई राजी हैं? हाँ। पटवारी ने कागज तैयार कर दिए। रमेश ने बिना ज्यादा सोचे हस्ताक्षर कर दिए। किशन अंदर ही अंदर बहुत खुश था। शाम को जब रमेश घर आया तो सीता ने पूछा, क्या हुआ? आज जमीन के कागज बन गए। किसके नाम? भैया के नाम। सीता का चेहरा उतर गया। आपने सच में ऐसा कर दिया? भैया ने कहा था कि सब ठीक होगा। सीता चुप हो गई। उधर किशन अपने घर में खुशी से बोला, अब सारी जमीन मेरी है। जमीन के कागज बन जाने के बाद कुछ दिन तक सब कुछ सामान्य दिखाई देता रहा। रमेश पहले की तरह रोज सुबह उठकर खेत जाता और मेहनत करता। लेकिन अब एक फर्क था। अब खेत की सारी जमीन कागजों में किशन के नाम हो चुकी थी। एक सुबह का समय था। रमेश हल लेकर खेत की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में किशन मिला। किशन ने थोड़े सख्त स्वर में कहा, अरे रमेश, कहाँ जा रहे हो? भैया, खेत में काम करने जा रहा हूँ। अब वो खेत मेरा है। भैया, लेकिन हमने तो मिलकर खेती करने की बात की थी। अगर खेत में काम करना है तो मजदूर की तरह काम करना होगा। रमेश के चेहरे पर दुख साफ दिखाई दे रहा था। शाम को रमेश घर लौटा। सीता ने पूछा, आज आप इतने उदास क्यों हैं? सीता, भैया ने कहा कि अगर खेत में काम करना है तो मजदूर बनकर करना होगा। सीता की आंखें भर आईं। मैंने पहले ही कहा था, बिना सोचे मत करना। मुझसे गलती हो गई। अब क्या करेंगे? रमेश ने गहरी सांस ली। जो होगा देखा जाएगा। उधर किशन घर में बैठा था। कमला ने पूछा, आप खुद क्यों नहीं गए? अब जमीन मेरी है, मैं मालिक हूँ, मजदूरी थोड़ी करूंगा। आप अपने ही भाई के साथ ऐसा कर रहे हैं। कि वो खुद मान गया था। लेकिन आपने उसे समझाकर फंसाया है। किशन चुप हो गया। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। रमेश खेत में दिन रात मेहनत करता, लेकिन अब उसे मजदूरी मिलती थी।
एक दिन गांव के बुजुर्ग रामलाल काका खेत के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि रमेश अकेले काम कर रहा है। रामलाल काका ने पूछा, अरे रमेश, किशन कहाँ है? घर पर होंगे। तुम अकेले इतना काम क्यों कर रहे हो? रमेश ने सारी बात बता दी। रामलाल काका हैरान रह गए। क्या तुमने सारी जमीन उसके नाम कर दी? रमेश ने सिर झुका लिया। हाँ काका। बेटा, भोलापन अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी लोग इसका फायदा उठा लेते हैं। अब क्या करूं काका? सच्चाई देर से सही, लेकिन सामने जरूर आती है। उधर गांव में धीरे धीरे यह बात फैलने लगी। लोग आपस में बातें करने लगे। एक आदमी बोला, किशन ने अपने ही भाई को धोखा दिया है। हाँ, रमेश तो बहुत सीधा है। देखना, भगवान सब देख रहा है। एक दिन शाम को रमेश खेत से वापस आ रहा था। अचानक उसे रास्ते में एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। साधु पेड़ के नीचे बैठा था। साधु ने आवाज दी, बेटा, जरा पानी मिलेगा? रमेश तुरंत दौड़कर गया। जरूर बाबा। उसने अपनी पानी की बोतल साधु को दे दी। साधु ने पानी पिया और मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। बाबा, अच्छा तो हूं, लेकिन बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्या हुआ? रमेश ने पूरी कहानी बता दी। साधु ध्यान से सुनते रहे। बेटा, चिंता मत करो। ईमानदार इंसान को भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ते। लेकिन मेरी जमीन तो चली गई। कभी कभी जो खोता है उसे उससे भी ज्यादा मिलता है। रमेश को साधु की बात पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन उसके मन में थोड़ा साहस जरूर आ गया। उधर किशन दिन ब दिन और घमंडी होता जा रहा था। एक दिन वह गांव के चौपाल में बैठा था। वह जोर से बोला, अब पूरे खेत मेरे हैं। लेकिन मेहनत तो रमेश करता है। तो करे ही ना, उसे मजदूरी मिलती है। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी को भी किशन की बात अच्छी नहीं लगी। उस रात अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी। सीता ने खिड़की से बाहर देखा और बोली, लगता है आज जोरदार बारिश होगी। अगर बहुत बारिश हुई तो फसल खराब हो सकती है। उधर किशन भी अपने घर में बैठा था। कमला ने कहा, अगर तूफान आया तो खेत को नुकसान हो सकता है। चिंता मत करो। लेकिन उसी समय आसमान में तेज बिजली चमकी और अचानक भयानक तूफान शुरू हो गया। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ हिलने लगे और उसी तूफान में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी बदल दी। उस रात गांव में बहुत भयानक तूफान आया। आसमान में काले बादल गरज रहे थे। तेज हवा चल रही थी। कई पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे। सीता घबराकर बोली, सुनो जी, बाहर कितना भयानक तूफान है। रमेश खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, हाँ सीता, अगर यह तूफान ज्यादा देर चला तो खेतों को नुकसान हो सकता है। फसल तो लगभग तैयार थी। भगवान पर भरोसा है। उधर किशन के घर में भी वही हाल था। कमला ने कहा, अगर तूफान ने फसल खराब कर दी तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ये कुछ नहीं होगा। लेकिन तूफान पूरी रात चलता रहा। सुबह जब सूरज निकला तो गांव के लोग अपने अपने खेत देखने के लिए निकल पड़े। रमेश भी जल्दी उठ गया। सीता ने कहा, सावधान रहना। मैं अभी खेत देख कर आता हूँ। उधर किशन भी खेत की तरफ जा रहा था। दोनों भाई रास्ते में मिल गए। रमेश ने धीरे से कहा, भैया चलिए साथ चलते हैं। किशन ने सिर हिलाया। जब दोनों खेत के पास पहुंचे तो उनका दिल बैठ गया। कई जगहों पर फसल गिर चुकी थी। कुछ पेड़ टूट गए थे। किशन गुस्से में बोला, ये क्या हो गया? भैया, भगवान की मर्जी है। तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब। मेरी वजह से? हाँ, अगर तुमने ठीक से काम किया होता तो फसल बच सकती थी। लेकिन भैया, तूफान तो सबके खेत में आया था। किशन चुप हो गया, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। इतने में गांव के कुछ लोग भी वहां आ गए। रामलाल काका बोले,
अरे बेटा, हमारे खेत में भी नुकसान हुआ है। तूफान बहुत भयानक था। भगवान की मर्जी के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। भैया, अब हमें मिलकर फिर से मेहनत करनी होगी। लेकिन किशन गुस्से में था। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। रमेश चुप हो गया। कुछ देर बाद सब लोग वापस गांव लौटने लगे। तभी रमेश की नजर खेत के किनारे पड़ी। वहां एक छोटा सा हिस्सा था जहां फसल बिल्कुल सही थी। रमेश हैरानी से बोला, भैया देखिए। किशन ने देखा। वह खेत का वही हिस्सा था जहां रमेश रोज खुद मेहनत करता था। किशन थोड़ा चौंक गया। कमला ने भी आकर देखा और बोली, ये कैसे बच गया? मैं यहाँ रोज मिट्टी मजबूत करता था और पानी का रास्ता भी ठीक किया था। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। लेकिन अब एक नई समस्या सामने आ गई। किशन के पास पैसे नहीं बचे थे। तूफान के कारण बाकी फसल खराब हो गई थी। घर में खर्च चलाना मुश्किल हो गया। एक शाम किशन घर में बैठा था। कमला ने कहा, अब क्या करेंगे? समझ नहीं आ रहा। अगर आपने रमेश के साथ धोखा नहीं किया होता तो आज वो आपकी मदद करता। किशन चुप हो गया। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास होने लगा। उधर रमेश अपने घर में बैठा था। सीता ने पूछा, क्या सोच रहे हैं? भैया बहुत परेशान लग रहे थे। उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। फिर भी वो मेरे बड़े भाई हैं। सीता मुस्कुराई। आपका दिल बहुत बड़ा है। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। रमेश ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर किशन खड़ा था। उसका चेहरा उदास था। किशन धीरे से बोला, रमेश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आइए भैया। क्या तुम मेरी मदद करोगे? जरूर भैया। किशन की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार समझ आया कि भोलापन कमजोरी नहीं होता। रमेश के घर के आंगन में हल्की शाम उतर रही थी। आसमान में सूरज ढल रहा था और ठंडी हवा चल रही थी। किशन दरवाजे पर खड़ा था। उसका चेहरा पहले जैसा घमंडी नहीं था। आज वह बहुत थका हुआ और उदास लग रहा था। रमेश ने कहा, भैया अंदर आइए। किशन धीरे धीरे अंदर आया और खाट पर बैठ गया। सीता ने पानी का गिलास लाकर दिया। किशन ने पानी पिया और कुछ देर तक चुप बैठा रहा। रमेश ने धीरे से पूछा, भैया आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हाँ रमेश, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। क्या हुआ भैया? तूफान के बाद जो फसल खराब हुई है उससे बहुत नुकसान हो गया है। रमेश चुपचाप सुनता रहा। किशन आगे बोला, घर में पैसे भी नहीं बचे। फिर अब क्या करेंगे भैया? यही समझ नहीं आ रहा। कुछ देर तक सब चुप रहे। फिर रमेश ने कहा, भैया चिंता मत कीजिए, हम सब मिलकर फिर से मेहनत करेंगे। किशन ने हैरानी से रमेश की तरफ देखा। आप मेरे बड़े भाई हैं। किशन की आंखें भर आईं। किशन धीरे से बोला, रमेश, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। सीता भी चुपचाप सुन रही थी। किशन आगे बोला, मैंने तुम्हारी जमीन अपने नाम करवा ली। वो सब पुरानी बात है भैया। लेकिन मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। उधर कमला भी घर से निकलकर रमेश के घर आ गई। कमला ने कहा, ये रमेश, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। भाभी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि तुमने सब कुछ खोकर भी अपने भाई के लिए बुरा नहीं सोचा। रमेश मुस्कुरा दिया। तभी बाहर से आवाज आई। अरे रमेश! ये रामलाल काका थे। आइए काका। रामलाल काका अंदर आए और बोले, मैं तुमसे जरूरी बात करने आया हूँ। किशन भी उठकर खड़ा हो गया। काका ने कहा, गांव के कुछ लोग मिलकर सोच रहे हैं कि तूफान से जिनका नुकसान हुआ है उनकी मदद की जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात और है, गांव में सब लोग जानते हैं कि रमेश के साथ अन्याय हुआ है। सब लोग ध्यान से सुनने लगे। किशन का सिर झुक गया। रामलाल काका ने कहा, हम चाहते हैं कि दोनों भाई फिर से मिलकर रहें। काका, गलती मेरी ही थी। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे मान लेना बड़ी बात होती है। किशन रमेश की तरफ मुड़ा।
उसकी आवाज कांप रही थी। रमेश, अगर तुम चाहो तो मैं जमीन फिर से तुम्हारे नाम कर दूंगा। भैया, इसकी जरूरत नहीं है। नहीं, ये जरूरी है क्योंकि वो जमीन तुम्हारी भी है। हम दोनों मिलकर खेती करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। यही सही बात है। हाँ, अगर परिवार साथ रहे तो मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं। यही तो असली खुशी है। उस रात दोनों भाई देर तक बैठकर बातें करते रहे। किशन बोला, रमेश, अब से हम मिलकर मेहनत करेंगे हाँ भैया। और मैं अब कभी घमंड नहीं करूंगा। भैया, बस आप खुश रहिए। उस रात किशन पहली बार शांति से सोया, क्योंकि उसके मन से घमंड और लालच का बोझ उतरने लगा था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अगली सुबह गांव में हल्की धूप निकली थी। रात की ठंडी हवा के बाद मौसम शांत था। गांव के लोग धीरे धीरे अपने काम पर निकल रहे थे। रमेश सुबह जल्दी उठ गया। उसने आंगन में खड़े होकर आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, भगवान, जो भी हो, बस परिवार में प्यार बना रहे। सुनिए जी, चाय तैयार है। अभी आया। दोनों बैठकर चाय पी ही रहे थे कि दरवाजे पर आवाज आई। रमेश, ओ रमेश। रमेश बाहर आया तो देखा कि किशन खड़ा था। आज उसके चेहरे पर पहले जैसा घमंड नहीं था। वह शांत और गंभीर दिखाई दे रहा था। रमेश बोला, भैया, आइए अंदर बैठिए। नहीं रमेश, आज मैं तुम्हें खेत पर बुलाने आया हूं। मुझे तुमसे और पूरे गांव के सामने एक जरूरी बात कहनी है। गांव के सामने? हाँ, आज सब कुछ साफ करना है। कुछ ही देर में दोनों भाई खेत की तरफ चल पड़े। रास्ते में कई गांव वाले भी आ रहे थे। रामलाल काका ने पूछा, अरे बेटा, आज सबको क्यों बुलाया है? काका, आज एक बड़ी गलती सुधारनी है। थोड़ी देर में खेत के पास गांव के कई लोग इकट्ठा हो गए। किसान, बच्चे, बुजुर्ग सब खड़े थे। कमला और सीता भी वहां आ गईं। किशन कुछ देर चुप खड़ा रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और सबकी तरफ देखकर बोलना शुरू किया। गांव वालों, आज मैं आप सबके सामने एक सच बताना चाहता हूँ। सब लोग ध्यान से सुनने लगे। कुछ समय पहले लालच में आकर मैंने रमेश को समझाकर सारी जमीन अपने नाम करवा ली। उस समय मुझे लगा कि मैं बहुत चालाक हूँ और मैं जीत गया हूँ। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किशन आगे बोला, लेकिन सच ये है कि उस दिन से मैं हार गया था। बेटा, जो बात दिल में है उसे साफ साफ कह दो। मैंने अपने भाई के भरोसे को तोड़ा। मैंने उसकी भलाई का फायदा उठाया और यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। कुछ पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया। किशन ने रमेश की तरफ देखा। रमेश, तुम जानते हो, उस दिन तूफान के बाद जब मैंने तुम्हें मजदूर की तरह काम करते देखा, तब पहली बार मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। रमेश चुपचाप सुन रहा था। किशन बोला, तुम्हारे पास सब कुछ खोने के बाद भी मेरे लिए सम्मान था। तुमने मेरे खिलाफ एक भी बुरा शब्द नहीं कहा। उसी दिन मुझे समझ आया कि असली ताकत चालाकी में नहीं, बल्कि सच्चाई और अच्छे दिल में होती है। किशन ने जेब से कुछ कागज निकाले। सब लोग हैरान हो गए। किशन ने ऊंची आवाज में कहा, आज मैं इन कागजों को सबके सामने फाड़कर ये जमीन वापस रमेश के नाम करता हूँ। इतना कहकर उसने कागज फाड़ दिए। गांव के लोग एकदम चौंक गए। कुछ लोग ताली बजाने लगे। रमेश तुरंत आगे आया। भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? जो सही है वही कर रहा हूँ। लेकिन भैया, जमीन सिर्फ मेरी नहीं है, ये हमारी है। हम दोनों भाइयों की है। तुम अब भी मुझे अपना हिस्सा देना चाहते हो? भैया, जमीन से ज्यादा जरूरी हमारा रिश्ता है। वाह बेटा, यही असली भाईचारा है। सच में, आज पूरे गांव को सीख मिल गई। लालच इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन सच्चाई आखिर जीत ही जाती है। किशन की आंखों से आंसू निकल पड़े। रमेश, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? भैया, माफी मांगने की जरूरत ही नहीं है। अब तो सब ठीक हो गया। हाँ, अब हमारे घर में फिर से खुशी लौट आएगी। अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो एक बात और सुन लो। अगर तुम दोनों भाई मिलकर मेहनत करोगे तो इस खेत को पूरे गांव का सबसे अच्छा खेत बना सकते हो। काका, हम पूरी मेहनत करेंगे।
और इस बार मैं भी रमेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा। अगले कुछ महीनों में दोनों भाइयों ने सच में बहुत मेहनत की। सुबह सूरज निकलने से पहले दोनों खेत में पहुंच जाते। रमेश मिट्टी तैयार करता, किशन पानी की व्यवस्था करता। दोनों मिलकर बीज बोते। धीरे धीरे खेत फिर से हरा भरा हो गया। वाह बेटा, अब तो ये खेत पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गया है। काका, यह सब रमेश की मेहनत और भगवान की कृपा है। और भैया की समझदारी भी। उस शाम दोनों भाई खेत के किनारे बैठकर सूर्यास्त देख रहे थे। किशन बोला, भैया, जिंदगी हमें हमेशा कुछ सिखाने के लिए ही घटनाएं लाती है। और आज मैंने सबसे बड़ी सीख सीखी है। कौन सी? कि घमंड और लालच इंसान को अकेला कर देते हैं, लेकिन प्यार और सच्चाई इंसान को सबका दिल दिला देते हैं। दोनों भाई खड़े हुए और घर की तरफ चल पड़े। पीछे खेत में हवा से लहराती हुई फसल चमक रही थी, जैसे वह भी कह रही हो कि सच्चाई, मेहनत और भाईचारा हमेशा जीतते हैं। एक समय की बात है। एक सुंदर राज्य था जिसका नाम था सूर्यगढ़। वहां के राजा बड़े ही न्यायप्रिय और दयालु थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी। उसी राज्य के एक छोटे से गांव के किनारे खेतों के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहता था लच्छू राम, उसकी माँ गंगा देवी और उसका छोटा भाई छोटू। लच्छू राम मेहनती था, लेकिन बहुत गरीब था। उसके पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। घर की सारी जिम्मेदारी अब लच्छू के कंधों पर थी। गंगा देवी अक्सर कहती, बेटा लच्छू, मेहनत करने वाले को भगवान कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते। माँ, एक दिन हम भी अच्छे दिन देखेंगे। हर सुबह लच्छू खेतों में काम करने जाता। कभी मजदूरी मिलती, कभी नहीं। छोटू अभी छोटा था, लेकिन वह भी अपने भाई की मदद करना चाहता था। एक दिन छोटू बोला, भैया मैं भी काम करूंगा। नहीं छोटू, तू पढ़ाई करेगा, तू बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन सच्चाई यह थी कि उनके पास पढ़ाई के लिए पैसे भी नहीं थे। एक दिन राजा ने सोचा कि वह अपनी प्रजा की असली हालत जानने के लिए वेश बदलकर गांव में जाएगा। राजा साधारण कपड़े पहनकर गांव पहुंचा। घूमते घूमते वह लच्छू राम की झोपड़ी तक आ गया। उसने देखा, झोपड़ी टूटी हुई, अंदर बहुत कम सामान और तीनों लोग सूखी रोटी खाकर संतोष कर रहे थे। राजा ने दरवाजा खटखटाया। लच्छू ने दरवाजा खोला। कौन है? मैं एक यात्री हूँ, रात भर ठहरने की जगह चाहिए। आ जाइए, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन दिल से स्वागत करेंगे। तुम लोग खुद भूखे हो, फिर भी मुझे खाना क्यों दे रहे हो? अतिथि भगवान होता है बेटा। राजा के दिल में उनके लिए सम्मान और बढ़ गया। अगले दिन राजा ने लच्छू से कहा, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम क्या करोगे? अपने गांव को सुधारना चाहता हूँ। यहाँ पानी, स्कूल और काम की बहुत कमी है। राजा ने सोचा, यह लड़का केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी सोचता है। कुछ दिनों बाद गांव में खबर आई कि राजा ने कुछ लोगों को महल बुलाया है। लच्छू राम का भी नाम उसमें था। लच्छू घबरा गया। मैंने क्या गलती कर दी? डर मत बेटा, सच बोलना। जब लच्छू महल पहुंचा तो उसने देखा कि वही यात्री सिंहासन पर बैठा है। लच्छू चौंक गया। आप राजा हैं? हाँ, और तुमने मुझे इंसानियत का असली मतलब सिखाया है। लच्छू राम, मैं तुम्हें धन देना चाहता हूँ। महाराज, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे गांव के लिए मदद कर दीजिए। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। अब वहां हरियाली थी, बच्चे पढ़ने लगे और लोगों के पास काम था। छोटू भी स्कूल जाने लगा। एक दिन छोटू ने कहा, भैया मैं बड़ा होकर राजा जैसा बनूंगा। नहीं छोटू, राजा से भी बड़ा इंसान बनना। सालों बाद सूर्यगढ़ राज्य पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। राजा ने एक सभा में कहा, मेरे राज्य की असली ताकत मेरे लोग हैं
और उनमें सबसे खास है लच्छू राम। महाराज, ये सब आपकी कृपा है। नहीं, यह तुम्हारी सच्चाई और मेहनत का फल है। सूर्यगढ़ राज्य में सर्दियों का मौसम आ चुका था, लेकिन इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही भयानक थी और उसके साथ लगातार कई दिनों से तेज बारिश भी हो रही थी। गांव के चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो गया था। खेत पानी से भर चुके थे। लोगों ने घर से निकलना लगभग बंद कर दिया था। गांव के किनारे वही पुरानी झोपड़ी जिसमें लच्छू राम, उसकी माँ गंगा देवी और छोटा भाई छोटू रहते थे, अब और भी ज्यादा कमजोर लगने लगी थी। छत से जगह जगह से पानी टपक रहा था। ठंडी हवा अंदर तक चुभ रही थी। गंगा देवी एक कोने में बैठी थीं, अपने पुराने शॉल को कसकर लपेटे हुए। छोटू कांपते हुए बोला, भैया बहुत ठंड लग रही है, हाथ भी सुन्न हो रहे हैं। क्या आज भी हम आग नहीं जला सकते? लच्छू राम चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। उसने धीरे से कहा, नहीं छोटू, जब तक मैं हूं तुझे भूखा नहीं रहने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। नहीं बेटा, इतनी तेज बारिश और ठंड में बाहर मत जा। देख तो सही हवा कैसे चल रही है। कहीं तू बीमार पड़ गया तो हम क्या करेंगे? माँ, 3 दिन हो गए, कोई काम नहीं मिला, कोई खेत में नहीं बुला रहा, कोई मजदूरी नहीं दे रहा। सब लोग अपने अपने घर में बंद हैं। अब घर में आटा भी बस थोड़ा ही बचा है। भैया क्या हम भूखे रहेंगे? नहीं छोटू, जब तक मैं हूं तुझे भूखा नहीं रहने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। बाहर बारिश और तेज हो गई। हवा इतनी ठंडी थी कि जैसे हड्डियों में उतर रही हो। झोपड़ी के अंदर पानी भरने लगा था। गंगा देवी बोली, हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? मेरे बच्चों को इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हो? माँ, हिम्मत रखो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। हम पहले भी मुश्किलों से लड़े हैं, इस बार भी लड़ेंगे। भैया राजा जी तो सबकी मदद करते हैं ना, क्या हम उनके पास नहीं जा सकते? राजमहल यहाँ से बहुत दूर है छोटू, कई कोस दूर, और इस बारिश में तो रास्ते भी खराब हो चुके हैं। नदी उफान पर है, ऐसे में वहां तक पहुंचना आसान नहीं। लेकिन भैया अगर हम कोशिश करें तो? कोशिश तो करनी चाहिए, लेकिन ये रास्ता बहुत खतरनाक है। तू समझ नहीं रहा छोटू, ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये तूफान है। कुछ देर तक झोपड़ी में सिर्फ बारिश की आवाज गूंजती रही। फिर लच्छू अचानक खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय था। गंगा देवी चौंक गईं। क्या हुआ बेटा? माँ, मैं राजमहल जाऊंगा। क्या? गंगा देवी और छोटू दोनों एक साथ बोले। गंगा देवी ने घबराकर कहा, तू पागल हो गया है क्या? इतनी भयानक ठंड और बारिश में रास्ता भी नहीं दिखेगा। कहीं कुछ हो गया तो? माँ, अगर मैं आज नहीं गया तो हम सबको और ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ेगी। छोटू ठंड से कांप रहा है, घर में खाना खत्म हो रहा है, मैं बैठकर ये सब नहीं देख सकता। भैया मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। डर मत छोटू, मैं जल्दी लौट आऊंगा और इस बार खाली हाथ नहीं आऊंगा। मैं राजा से मदद मांगूंगा, अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए। गंगा देवी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कांपते हाथों से लच्छू के सिर पर हाथ रखा। ठीक है बेटा, अगर तूने ठान लिया है तो जा, लेकिन एक बात याद रखना, अपने आप को संभाल कर रखना। तू ही इस घर का सहारा है। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा। और झोपड़ी का दरवाजा खोला। तेज हवा का झोंका अंदर आया। बारिश उसके चेहरे पर जोर से पड़ने लगी। छोटू दौड़कर दरवाजे तक आया और चिल्लाया, भैया जल्दी आना। हाँ छोटू, बहुत जल्दी। झोपड़ी के अंदर गंगा देवी और छोटू दरवाजे की तरफ देखते रहे और बाहर लच्छू राम अकेला। तेज बारिश, ठंडी हवा और अंधेरे रास्तों से लड़ते हुए राजमहल की ओर बढ़ रहा था। तेज बारिश, ठंडी हवाओं और अंधेरी रात से लड़ते हुए लच्छू राम कई घंटों तक चलता रहा। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। हाथ पैर ठंड से सुन्न हो रहे थे, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे। वह खुद से बार बार कह रहा था,
नहीं लच्छू, अब रुकना नहीं है। माँ और छोटू तेरे इंतजार में हैं। पूरा गांव मुश्किल में है। आज अगर तू हार गया तो सब हार जाएंगे। आखिरकार सुबह होने से पहले वह राजमहल के बड़े दरवाजे तक पहुंच गया। वहां पहरेदार खड़े थे। एक सैनिक ने उसे रोकते हुए कहा, अरे कौन हो तुम? इस हालत में यहाँ क्या करने आए हो? मैं लच्छू राम हूँ। पास के गांव से आया हूँ। मुझे राजा साहब से मिलना है। बहुत जरूरी बात है। राजा से मिलना इतना आसान नहीं है। पहले बताओ क्या काम है? हमारे गांव में कई दिनों से तेज बारिश और कड़क ठंड पड़ रही है। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा। काम बिल्कुल बंद हो चुका है। बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। अगर मदद नहीं मिली तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे। तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि तुम सच बोल रहे हो। रुको, मैं अंदर खबर देता हूँ। कुछ देर बाद लच्छू राम को महल के अंदर ले जाया गया। वह वहीं भव्य दरबार था और सिंहासन पर बैठे थे राजा। लच्छू ने जैसे ही राजा को देखा, उसकी आंखें पहचान से चमक उठीं। आप वही यात्री हैं जो हमारे घर आए थे। हाँ लच्छू राम, मैं तुम्हें पहचानता हूँ और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम किस हाल में यहाँ तक पहुँचे हो। राजा ने तुरंत अपने मंत्रियों की ओर देखा और ऊंची आवाज में कहा, सुनो, तुरंत आदेश दिया जाता है कि लच्छू राम के गांव में सहायता पहुंचाई जाए। हर घर में राशन, गर्म कपड़े और लकड़ी भेजी जाए। कोई भी परिवार भूखा या ठंड से परेशान नहीं रहना चाहिए। जी महाराज, अभी आदेश का पालन किया जाएगा। महाराज, आपने तो हमारी जिंदगी बदल दी। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। यह कोई एहसान नहीं है लच्छू, ये मेरा कर्तव्य है और तुम जैसे लोग ही हमें सही रास्ता दिखाते हैं। कुछ ही घंटों में गाड़ियों में भरकर राशन, कंबल और लकड़ी गांव पहुंची। गांव के लोग हैरान रह गए। छोटू दौड़ते हुए आया और चिल्लाया, माँ देखो देखो, भैया आ गए और उनके साथ कितनी सारी चीजें हैं। गंगा देवी बाहर आईं और लच्छू को देखकर उनकी आंखें भर आईं। बेटा, तू ठीक है ना? लच्छू बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। तू हमारे लिए देवता बनकर आया है। नहीं बाबा, ये सब राजा की कृपा है। उन्होंने हमारी मदद की है। धीरे धीरे गांव में हालात सुधरने लगे। हर घर में खाना था। हर किसी के पास गर्म कपड़े थे। आग जलने लगी और लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। कुछ दिनों बाद बारिश भी रुक गई। ठंड कम होने लगी और फिर सूरज की हल्की किरणें गांव पर पड़ने लगीं। छोटू खुश होकर बोला, भैया देखो, धूप निकल आई। अब ठंड चली जाएगी। हाँ छोटू, बुरा वक्त ज्यादा देर तक नहीं रहता। एक दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ और लच्छू राम का धन्यवाद करने लगा। लच्छू ने सबकी ओर देखकर कहा, हम सब ने मिलकर इस मुश्किल वक्त का सामना किया है और यही हमारी ताकत है। जब हम साथ रहते हैं तो कोई भी परेशानी हमें हरा नहीं सकती। मेरा बेटा आज सच में बड़ा इंसान बन गया है। और दूर राजमहल में बैठे राजा मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पता था कि उनका राज्य ऐसे ही सच्चे और बहादुर